मेजर एस्पेक्ट जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों रखा है, करिकुलम में ये क्यों है, ताकि हमें एक अवेयरनेस हो। मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर ये अवेयरनेस हमें जनरेट करनी है तो हमें बेसिक स्टेप्स प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। तो उनमें से एक बेसिक प्रोसेस की बात मैं कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। बीओडी का मतलब समझो पहले, सिंपल भाषा में मैं बताती हूँ। आपके पास किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है, ओके बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है तुम इसे डिकम्पोज करोगे, इसे खत्म करोगे, क्लियर करोगे। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसे एरोबिकली, है ना, एरोबिकली एंड अनएरोबिकली, दोनों ही तरीके से तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तुम इसे डाइजेस्ट करो, खत्म करो। अब तुम जब एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज करोगे तो ये तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करने वाले हैं, और तुम एरोबिक बैक्टीरिया यूज करोगे तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाले हैं, इजंट इट? चलिए इनकी बात छोड़ दीजिए, फिलहाल इन पे फोकस करिए। जो मेरे अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो मेरे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इन एरोबिक बैक्टीरिया को किसकी जरूरत पड़ने वाली है भाई? इन्हें डाइजेशन के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे बैक्टीरिया को मिलने वाली है, ये ऑक्सीजन वाटर के अंदर की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना? दिस इज वाटर के अंदर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एयर में से भी मिलेगा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है विच इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हियर, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और इस तरीके से वो क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करके डाइजेस्ट करेंगे पूरे वेस्ट को, और इस तरीके से हमारा जो वेस्ट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, isn't it? तो वेस्ट सब्सटेंसेस जितने भी नदियों में छोड़े जाते हैं, डाले जाते हैं, वो वेस्ट सब्सटेंसेस के ऊपर काम करने वाले दो कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया है। वन वुड बी अनएरोबिक, अनदर वुड बी एरोबिक। एरोबिक को प्योरली ऑक्सीजन की जरूरत है, एयर की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन उसे कहां से मिलेगी, एक तो एयर से मिलेगी डायरेक्टली, और दूसरा उसे पानी के अंदर की जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो मिलेगी, isn't it? अब अगर मैं उसे रिलेट करूं, उस टर्म को मैं इससे रिलेट करूं, तो ऑक्सीजन डिमांड है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ड किसको जस्टिफाई कर रहा है बेटा, मेरे उन्हीं माइक्रोब्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गए, इन्हें जस्टिफाई कर रहा है। ऑक्सीजन, यू नो दैट फॉर डाइजेशन ऑक्सीजन इज नीडेड, डिमांड by organisms they need this much amount of oxygen in order to digest the waste, इसे हम बोलते हैं बीओडी, राइट? तो अब जरा सोचिए, मुझे बताओ, क्या ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता? मोर ऑर्गेनिक वेस्ट, देखो ध्यान रखना, मैं ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रही हूँ इतनी देर से, मैंने कहीं पे भी इनऑर्गेनिक वेस्ट को यूज नहीं किया है। इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ओनली ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन का रेट होना है, या उतना ही डिकम्पोजिशन करना है, ऐसा समझ लीजिए। जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन करना है, क्या मुझे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लगेगी? अरे बिल्कुल लगेगी। तो इसीलिए तो मैं कह दूंगी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, हाई है ना? तो जितना वेस्ट होगा बेटा उतनी मेरी ऑक्सीजन की डिमांड हाई होगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीओडी, राइट? सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम किसे बोलते हैं, हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंज्यूम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है जितना ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या रिलेशन है वो अब ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम। ये देखिए, ये ग्राफ है जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया है, जहाँ पे हम 3 चीज़ों को एक साथ रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, राइट? देखते चलते हैं एक एक चीज़। सपोज ये मेरा ग्राफ है जहाँ पे सीवेज को डिस्चार्ज किया गया है इनटू द वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी में जैसे ही आप सीवेज वाटर को डिस्चार्ज करेंगे, तुरंत क्या होगा बेटा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? ये जो मेरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रेजुअली इनके हेल्थ इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे और इनकी डेथ भी शुरू हो जाएगी। तो आपको नंबर कम दिखेगा, मतलब मेरे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये धीरे 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 मरना शुरू हो जाएंगे, isn't it? तो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रेजुअली मरेंगे, किल हो जाएंगे, और उसके बाद
जैसे ही पानी क्लीन होगा, जैसे ही वाटर प्योरीफाई हो जाएगा, मेरे पास वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव्ड आ जाएगी, वैसे ही ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, ये रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी ने यहाँ बता दिया। क्या बता दिया कि आपने जैसे ही वाटर को पोल्यूट किया, सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे होगा, मेरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे, वो मरना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही पानी प्योरीफाई हुआ, क्लियर हुआ, वो फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। रीअपियर होने में वैसे टाइम लगता है बेटा, आप याद कीजिए हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन होने में समय लगता है। अगर आपने पूरी पॉपुलेशन को साफ कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से, तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन को रीअपियर होने में काफ़ी समय लग जाएगा। सो वी कैन नॉट अलाउ दैट, राइट। तो एनीवेज, इसका रिलेशन हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से लगाते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर, है ना। पानी में मेरे पास कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको मैं बोलती हूँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये हमेशा पानी में डिजॉल्व मिलने वाला है आपको, और इसी ऑक्सीजन को तो मेरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं उनके रेस्पिरेशन में, है ना, उनके ब्रीदिंग में यही ऑक्सीजन उन्हें यूटिलाइज होता है। फिर ग्रेजुअली चलिए पहले बीओडी और बता देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इसको। बीओडी क्या होता है बेटा, बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जैसे जैसे आपने वेस्ट इसमें डाला, वाटर बॉडीज में जैसे जैसे वेस्ट एंटर होगा, धीरे धीरे माइक्रोब्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, है ना। मैं फिलहाल एनारोबिक बैक्टीरियाज को छोड़ दे रही हूँ बेटा, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया ने तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं करनी, तो उन्हें कंसिडर ही क्यों करूँ मैं अभी, है ना। तो अभी मैं सिर्फ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले बैक्टीरियाज को काउंट कर रही हूँ। तो वेस्ट सब्सटेंसेस के ऊपर ये माइक्रोब्स जो है मेरे काम करेंगे। ये एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, है ना, ये एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे वेस्ट को खत्म करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जैसे जैसे ये वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे ना बच्चों, वैसे वैसे इनने क्या यूज कर लेनी है, ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन कहाँ से यूज करेंगे, वाटर बॉडी से यूज करेंगे ना। इसका मतलब ये डिमांड करेंगे भाई, किससे डिमांड करेंगे, पानी से डिमांड करेंगे, है ना। तो इसीलिए इनका जो बीओडी है वो इनिशियली कैसा होना चाहिए बेटा, बीओडी शुड बी हाई इनिशियली। क्यों हाई होगा बीओडी, इजी है, समझ के देखो एक बार। अगर पानी में वेस्ट सब्सटेंसेस ज्यादा हैं तो मेरे माइक्रोब्स को ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, सो दैट दे कैन डाइजेस्ट द वेस्ट एरोबिकली, इजंट इट। मतलब बीओडी हाई हो गया, जैसे जैसे पानी क्लियर होना शुरू हो जाएगा, माइक्रोब्स की एक्शन स्लो हो जाएगी, और एक्शन स्लो हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। तो बीओडी क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इसे जरा ग्राफ पे देखिए, है क्लियर ग्राफ पे। हमने यहाँ पे सिवेज को डिस्चार्ज किया है इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे सिवेज को डिस्चार्ज किया है वहां पे बीओडी की वैल्यू देखो आप, ये बीओडी की वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है, अभी अभी सिवेज डिस्चार्ज हुआ है ना, तो अभी अभी ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, और क्योंकि अभी अभी ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, तो माइक्रोब्स की एक्शन भी बहुत स्पीड में होगी, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी स्पीड में होगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे बीओडी का लेवल ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा डिमांड रहेगी मेरे ऑर्गेनिजम्स की। डिमांड ज्यादा है बेटा, तो ऑब्वियसली डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा, क्योंकि आपने यूज करना शुरू कर लिया ना ऑक्सीजन को, तो धीरे धीरे उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो डिमांड जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई। ग्रेजुअली पानी क्लीन हो रहा है, फिर क्लीन हो रहा है, फिर क्लीन हो रहा है, क्लीन होते 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 अब ये मेरा क्लीनेस्ट वाटर आ गया। इस प्रोसेस में मैंने पानी को क्लीन कर लिया है। तो बीओडी देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बीओडी की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम, सबसे कम वैल्यू हो गई। और इस पॉइंट पे बीओडी की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वैल्यू है। क्यों, क्योंकि वहां पे सिवेज एंटर हुआ था। जहां बीओडी मैक्सिमम है वहां पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिनिमम पे चली गई, जहां पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम पे गई है बेटा, वहां पे बीओडी की वैल्यू मिनिमम पे चली गई। आया है समझ में, मतलब क्लियर इंडिकेशन है ना भाई। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, वाटर देखो क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। देखो यहाँ कितना डार्क वाटर दिखाया है एनसीईआरटी ने, है ना। और जैसे जैसे पानी क्लीन हो रहा है वो कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है आपको। व्हाइट वाटर इज अ क्लीन वाटर, जहां पे
बीओडी की लेवल क्या हो चुकी है बेटा, कम हो चुकी है, और जो हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी लेवल क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। तो आप दो तरीके से देख लीजिए कि पानी प्योरिफाइड है या नहीं, या इम्प्योर है या नहीं, पॉल्यूटेड है या नहीं। कैसे देखेंगे? आइदर गो फॉर चेकिंग डिजोल्व ऑक्सीजन और गो फॉर चेकिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों चीजें आपको इंडिकेट कर देंगी कि वाटर में प्योरिटी का लेवल कितना पहुंच चुका है, राइट। सो ये बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत ही प्यारा चार्ट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इसे देख लीजिए एक बार, अच्छे से नजर भर के देख लीजिए, दिल खोल कर देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कहीं पे भी लापरवाही नहीं करेंगे। सो हमें अब समझ में आ गया है बीओडी किसे बोलते हैं। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर से तुम्हें ये रिलेट कर पा रहे हो ना, अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा ये कहीं ना कहीं, है ना। ऐसी हरियाली भी तो तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी। क्या है ये एल्गल ब्लूम है ना। एल्गल ब्लूम का मतलब होता है एल्गी की बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाना। पूरे पॉन्ड के ऊपर एल्गी जो है वो बिछ जाएगी, अपने आप को स्प्रेड कर देगी, और इतना ज्यादा स्प्रेड कर लेगी ना बेटा अपने आप को कि तुम्हें यहाँ पे कहीं से भी ऑक्सीजन, एयर, सनलाइट की एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरे जो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, इस पूरी लेयर के नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेचारों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलने वाली, सनलाइट ही नहीं मिलने वाली। तो ऐसा होने से क्या होगा, अंदर के ऑर्गेनिजम्स जो है मेरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो मरना शुरू होंगे। तो एल्गल ब्लूम क्या है बेटा, एल्गल ब्लूम इज नथिंग बट रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, राइट। ये एल्गी की इतनी तेजी से ग्रोथ होती है कि पूरा पॉन्ड जो है वो भर जाता है। क्यों भर जाएगा बेटा? क्योंकि हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एंट्री हो गई है। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो याद करें, मैंने आपको बताया था, दीज न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कौन से बेटा, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। इनके कारण क्या होगा बेटा, जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है मेरे, वो एक्सेसिव ग्रोथ शो करेंगे। उन्हें तो अभी तक सिर्फ नाइट्रेट की ही कमी थी, तुमने जैसे ही नाइट्रेट उन्हें दे दिया, अब तो उन्होंने धूम मचा दी, है ना। धूम मचा के उन्होंने ब्लूम ला दिया, पूरे पॉन्ड पे एल्गी बिछ गई, इसको एल्गल ब्लूम बोला है। ये कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन है ये। दिस इज व्हाट इज रिलेटेड टू, दिस इज व्हाट इज कनेक्टेड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है मेरे पॉन्ड वाटर में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाना। पर ये नुकसान नहीं है बच्चों, लेकिन एकदम से क्या होता है, एल्गी को सिर्फ एक ही चीज का लिमिटेशन था और वो नाइट्रेट थे, तुमने नाइट्रेट दे दिए और एल्गी ने खूब तेजी से ग्रोथ कर डाली। ऐसा करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो मैंने आपको अभी बताया था, जो ऑक्सीजन, सनलाइट, इनका फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। फ्री फ्लोटिंग प्लैंटन्स जो हैं, एल्गी जो हैं, उन्होंने अपनी ग्रोथ को बहुत एक्सेसिव कर दिया, इसलिए उसे हमने एल्गल ब्लूम बोला। एंड ग्रेजुअली एल्गल ब्लूम जो है ये आपको दिखाई भी देने लगेगा, आपको विजिबल होता है ये क्लियरली। आप देखो यहाँ पे आपको एल्गल ब्लूम बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इससे क्या इफेक्ट होता है, हमारे पॉन्ड के वाटर की क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है। ऑर्गेनिजम्स का मोर्टेलिटी रेट, ये फिशेस का और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ने से बहुत जल्दी 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 मरना शुरू होंगे, है ना। अभी आपको लगेगा कि ठीक है, मरना इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मर गए तो क्या हुआ, दूसरे भी आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो मर गए ना, उनकी डेड बॉडीज को कंज्यूम करने के लिए मुझे बहुत सारे माइक्रोब्स लगेंगे। ये माइक्रोब्स फिर से वही रिलेट कर दीजिए बच्चों, जो अभी पढ़ा था बीओडी से रिलेट कर दीजिए जरा, तो आप पूरी कहानी समझ गए होंगे, है ना। भाई पॉन्ड में अगर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज होंगी तो इनका डिकम्पोजिशन भी तो होगा, और जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, जितना ज्यादा हमें डिकम्पोजिशन करना है, उतनी ही तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी कि नहीं। तो इसीलिए ये पॉन्ड की एजिंग होना शुरू हो जाएगी, है ना। ग्रेजुअली क्या होता है बेटा, यूट्रोफिकेशन के बाद ना, जैसे ये तुम्हारा पॉन्ड है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे सॉइल का, डेब्रीज का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये देखो हाइट कम हो गई तुम्हारे पॉन्ड की। हाइट कम हो जाने से क्या होगा बेटा, बहुत जल्दी पानी का लेवल कम हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक्स, है ना। एजिंग ऑफ लेक्स कौन से लेक्स की होती है बेटा, जिनमें यूट्रोफिकेशन हुआ है। तो यूट्रोफिकेशन लीड्स टू एजिंग ऑफ लेक्स, ये ध्यान रखेंगे आप। and that leads to fish mortality of fishes, and it is not only fishes, हाँ ध्यान रखिएगा, हमारी एनसीईआरटी में फिश लिखा है इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की मोर्टेलिटी है। इवन जो सबमर्ज प्लांट्स है ना वो भी मरने लगेंगे, राइट।
सो अल्टीमेटली दैट विल बी टॉक्सिक टू ऑल द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। भाई हमको तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, हम तो पढ़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम हमारा नुकसान बचाना चाहते हैं, राइट। तो बट एनीवेज इट इज़ इक्वली हार्मफुल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। चलिए, अब आप बात कर लेते हैं हम आइकॉर्निया की, वाटर हायासिंथ की। ये जो वाटर हायासिंथ है ना, ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पूरे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ये। इसे हम इंडिया में तो इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं बड़े प्यार से। पता है क्यों? क्योंकि ये बंगाल में इतना स्प्रेड हो गया बेटा पॉन्ड में कि इसने, अब देखो फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग होता है ना? फ्लोटिंग है तो पूरे पॉन्ड पे तैरता रहेगा। फिर से वही प्रॉब्लम, जो सनलाइट का जो अमाउंट नीचे तक, पॉन्ड के नीचे तक पहुंचना चाहिए था पर नहीं पहुंचेगा। तो जो मेरे सबमर्ज प्लांट है ना, उन्हें सनलाइट कम मिलेगी। अगर उन्हें सनलाइट कम मिलेगी तो क्या वो डेवलप हो पाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो अल्टीमेटली इसकी भी एक्सेसिव ग्रोथ से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे एल्गी की भी एक्सेसिव ग्रोथ से प्रॉब्लम है। आइकॉर्निया जो है, वाटर हायासिंथ जो है, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा। मैसिव ग्रोथ होगी कब होगी बेटा? जिस समय पे न्यूट्रिएंट्स वाटर में लीच करके आ गए हैं। कैसे लीच करके आए हैं याद करें, हमने पढ़ा था कि हम जब फर्टिलाइजर्स सप्लाई करते हैं फील्ड्स में तो ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ बहकर पॉन्ड में आते हैं। फर्टिलाइजर्स पॉन्ड में आने के बाद वाटर में जो केमिकल्स है उनका लेवल बढ़ गया। केमिकल्स का लेवल बढ़ने से आइकॉर्निया भी, अभी फिलहाल इसकी बात चल रही है तो मैं इसलिए इसको ले रही हूँ। इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल थे, पर्पल कलर के फ्लावर्स के कारण हमें क्या लगा, बड़ा सुंदर लगता है, इसे लगा लो अपने घर में। बस एक बार लगाने की देर थी बेटा, इसने तो फिर जो धूम मचाई है पूरे पॉन्ड पे। सिर्फ आइकॉर्निया ही दिख रहा है, वाटर हायासिंथ ही दिख रहा है। बंगाल में तो एक्सेसिव ग्रोथ थी, इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ वीड, दूसरे प्लांट्स को नहीं ग्रोथ करने देता था, इसलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। आतंक मचाया इसने काफी, है ना। तो ये एक्वेटिक वीड है हमारा। अब अगर ये तुम्हें देखना हो कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, तो तुम बस ऐसे पॉन्ड को देख लो जहाँ ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, तुम कह दो कि ये पॉन्ड कैसा है, यूट्रोफाइड पॉन्ड है ना। ये यूट्रोफाइड पॉन्ड है, क्यों? क्योंकि पॉन्ड की अब एजिंग शुरू हो जाएगी इसके बाद। ये पॉन्ड अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है, इसके अंदर एक्वेटिक ग्रोथ ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। सो ये जिन वाटर बॉडीज में डेवलप होगा, वहाँ पे उन लेक्स को, उन वाटर बॉडीज को यूट्रोफिक कर देगा, यूट्रोफाइट कर देगा, और दैट लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया ये खुद ही सारी सनलाइट कैप्चर कर लेगा। तो जो मेरे सबमर्ज्ड प्लांट है, कौन सा सबमर्ज्ड प्लांट है भाई, याद आता है क्या किसी को? क्या हाइड्रिला है ना? है भाई। सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स जो है, जैसे मेरे पास हाइड्रिला है, ये हाइड्रिला जो है, हाइड्रिला ग्रो नहीं कर पाएगा, और इसकी ग्रोथ जरूरी है। आप ऐसा ना समझे कि ये भी वीड है, ये फिशेस वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन द बॉटम मोस्ट ऑफ द लेक, राइट। सो इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली ये पूरे इकोसिस्टम के डायनेमिक्स को डिस्टर्ब कर देगा, राइट। अब अगर मैं इन केमिकल्स की बात करूं, जिन केमिकल्स को मैंने लेक्स में रिलीज होते देख लिया, और लेक्स में ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स भी यूज किए हैं कि जिनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता जाएगा, तो दैट विल लीड टू प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम्स, राइट। जैसे डाइक्लोफेनिक है, डाइक्लोफेनिक एज अ पेन किलर ना बहुत लंबे समय तक कैटल्स को दिए गए, एनिमल्स को दिए गए। तो अब जो, जैसे कैटल मर गया, मरने के बाद उसे जिन वल्चर्स ने खाया, उनके अंदर वो केमिकल एंटर कर गया। वो केमिकल उनके अंदर एंटर कर जाने के कारण क्या हुआ, ग्रेजुअली उसका नंबर बढ़ता गया बच्चों, है ना। उस केमिकल का नंबर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यूसली बढ़ता गया। ये जब नंबर बढ़ता गया, इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब इन वल्चर्स के एग्स देखे गए, बर्ड्स के भी, इवन उन बर्ड्स के भी जब एग्स देखे गए, तो उनके एग्स के शेल की थिनिंग होना शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही शेल्स की थिनिंग होना शुरू हो गई, वो जल्दी हैच हो जाते थे, और जो एम्ब्रियो होता था वो अबॉर्ट हो जाता था। ये सेम प्रॉब्लम हमारे साथ एक और केमिकल को लेकर आई, दैट इज डीडीटी। डीडीटी ने तो हमारे नॉर्मल बर्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला, वल्चर्स में तो पेन किलर्स के कारण इम्पैक्ट आया, और डीडीटी जो है इसने हमारी नॉर्मल बर्ड्स के अंदर जो है इम्पैक्ट डाला। इस डीडीटी के भी एक्यूमुलेशन से शेल्स जो हैं वो पतली हो गई, थिन हो गई और ब्रेक हो गई, एंड अल्टीमेटली द नेक्स्ट पॉपुलेशन कुड नॉट कम, द नेक्स्ट जनरेशन कुड नॉट कम। सो इसे हम बोलते हैं, ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स का, ऐसे टॉक्सिकेंस का इंक्रीज होना, ठीक है,
इनका इंक्रीज होना कैसे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल, सपोज दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, तो ट्रॉफिक लेवल 2 में इनका इंक्रीज होना नंबर, इसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। वाई बायो, लिविंग, मैग्निफिकेशन बढ़ना। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाने में इंक्रीज होगा तो उसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, राइट। देखते हैं कैसे होता है बायोमैग्निफिकेशन का। हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। बायोमैग्निफिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप कहीं पे देखेंगे तो इट वुड बी ऑन एक्वेटिक फूड चेन। पानी में जो फूड चेन रन करती है उस फूड चेन में आपको सबसे ज़्यादा जो है वो बायोमैग्निफिकेशन दिखाई देगा, राइट। इसके अलावा ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये क्यों होता है वैसे बायोमैग्निफिकेशन, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए बच्चों, क्योंकि कुछ टॉक्सिक केमिकल्स का एक्यूमुलेशन है बॉडी में। रीजन, व्हाट इज द रीजन? देखिए रीजन क्या है। रीजन सिंपल है बेटा, ये सब्सटेंसेस ना तो मेटाबोलाइज होते हैं, मेटाबोलाइज से मेरा मतलब है कि ये ना तो डाइजेस्ट होते हैं, ना मैं इन्हें पचा सकती हूँ, है ना। फिर बॉडी इन्हें स्टोर कर लेती है, क्योंकि बॉडी इन्हें एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म भी नहीं जानती। तो नीदर यू कैन डाइजेस्ट इट नॉर यू कैन एक्सक्रीट इट। तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, जब दोनों ही चीजें नहीं कर सकते तो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा ना वो। और स्टोर हो गया तो एक बार स्टोर हुआ बेटा, फिर दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, क्योंकि इन दोनों में से तो कुछ नहीं हो रहा, ये दोनों तो कुछ नहीं होंगे। तो अब ये जो 3 4 5 6 बार ये जब आता गया आपकी बॉडी में, तो इसका नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, है ना। सपोज पहली बार 1 ग्राम था, दूसरी बार आया तो और 1 ग्राम हो गया, टोटल कितना हो गया 2। तीसरी बार आया तो और 1 ग्राम, टोटल कितना हो गया 3। चौथी बार हुआ तो और 1 ग्राम, कितना हो गया टोटल 4। एम्पलीफाई हो रहा है ना, है कि नहीं भाई। 1 ग्राम से कहानी शुरू हुई, ये 1 ग्राम से तुमने कहानी शुरू की, 4 ग्राम तक पहुंच गई। तो इसी को तो हमने इसलिए कहा है एम्पलीफिकेशन, है ना, या मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, इन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी का इंक्रीज होना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में, राइट। इसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मर्क्यूरी और डीडीटी इसके बेस्ट एग्जांपल्स है, हमारी एनसीईआरटी में है। डीडीटी इज नोन टू डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द शेल्स ऑफ एग, राइट। बर्ड्स के एग में शेल जो बनती है कैल्शियम की बनती है, आप जानते हैं। उस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है बेटा, और क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है तो शेल बिकम्स वेरी थिन, डेलिकेट। जैसे ही वो बर्ड्स उसके ऊपर बैठती हैं उसे इंक्यूबेट करने के लिए हैच हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो एम्ब्रियो है वो अबॉर्ट हो जाता है, राइट। तो इट अफेक्ट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, है ना, प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है, और इसके कारण बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। जब हमने ये रियलाइज किया तो फिर हमने कुछ केमिकल्स को बैन भी करना शुरू किया कि भाई ये केमिकल्स तो बर्ड्स की पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी शुड बैन देम। तो ग्रेजुअली इनको बैन किया गया। हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा। एनसीईआरटी में देखिए 2 टर्म समझ लो पहले, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये 2 चीजें हैं। सपोज 1 लीटर पानी में, या 1 लीटर पानी की मैं अगर बात करूं तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं। चलो वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लें, एक लीटर वाटर में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास कितना कोई भी केमिकल डिसॉल्व है, उसको मैं बोलूंगी पार्ट्स पर मिलियन, कि इतने भाग। सपोज x इज 8 ppm। इसका क्या मतलब कि 1 लीटर पानी में, या पानी में जहां पे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी अगर मिलियंस में है तो उसमें x की क्वांटिटी कितनी रहेगी 8, मिलियंस में 8, तो इट इज 8 ppm, 10 ppm, 0.2 ppm। मतलब कितनी मेन क्वांटिटी में कितना इनका परसेंटेज होगा उसे हम बोलते हैं ppm। या तो बिलियन में काउंट कर लें तो पार्ट्स पर बिलियन हो गया, या मिलियंस में काउंट कर ले पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो इस तरीके से इन केमिकल्स का प्रेजेंस हम देखते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स है बेटा। ये टॉक्सिक केमिकल्स हमारे शरीर में या किसी भी ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। रीजन, मेटाबोलाइज नहीं होते, ना आप इन्हें डाइजेस्ट कर पाते हो, ना इन्हें एक्सक्रीट कर पाते हो। एग्जाम्पल देखो जरा,
ये पानी है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम स्टोरी, है ना। ये पानी है, वाटर बॉडी है। इसमें कभी आपने कहीं आसपास डीडीटी स्प्रे किया था तो वो डीडीटी बहकर आया, उसकी वैल्यू क्या थी 0.03 ppm, ठीक है। ग्रेजुअली वो आता गया आता गया आता गया तो वो पानी में मिक्स होता गया। अब क्या हुआ, इस पानी में रहने वाले मेरे जू प्लैंक्टन्स हैं, उन जू प्लैंक्टन्स के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ने लग गई, क्योंकि उसी पानी को जू प्लैंक्टन्स कई बार यूज करेंगे। तो सपोज जू प्लैंक्टन्स में वैल्यू हो गई 0.4 ppm। इन जू प्लैंक्टन्स को मेरी स्मॉल फिशेस ने खा लिया। तो फिशेस एक जू प्लैंक्टन तो खाएगी नहीं बेटा, कई सारे जू प्लैंक्टन खाएगी। तो वो जितने जू प्लैंक्टन खाएगी उतनी उसके अंदर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ये देखो इसके अंदर 0.5 हो गया, है ना। दिस इज नॉट आइडियल, ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। इन स्मॉल फिशेस को बड़ी फिशेस ने खा लिया तो देखो एकदम से नंबर बढ़ गया 2 ppm, 0.5 से 2 ppm हो गया, है ना। क्योंकि डाइट मैटर करता है ना भाई, बड़ी फिश का डाइट छोटी फिश के डाइट से डेफिनेटली अलग होगा, तो इसीलिए उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी अलग हो गया। अब इस बड़ी फिश को बर्ड ने खा लिया तो डीडीटी एकदम से शूट हो गया 5 ppm, 2 से सीधा 5। शुरू कहाँ से हुआ था 0.3, तो 0.3 ppm से मेरे पास शुरुआत थी। और ये शुरुआत जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ती गई वैसे वैसे ये ppm क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। फाइनली ये जो मेरी बर्ड्स हैं बेटा, बर्ड्स के अंदर मुझे मेजर अमाउंट मिल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है। क्या मैं इसे मैग्निफिकेशन बोल सकती हूँ? द वैल्यू गॉट मैग्नीफाइड फ्रॉम 0.03 to 5 ppm। और ये किन में मैग्नीफाई हुई है? नॉन लिविंग में नहीं, दे आर कंप्लीटली मैग्नीफाइड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए मैंने इसे टर्म क्या दिया, बायो मैग्निफिकेशन। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आप एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, राइट। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आप अपने आप भी दे सकते हैं, है ना। ये अगेन हमारे पास एक दूसरी टर्म है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ, ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है। फर्टिलाइजर्स आपने ऐड किए फील्ड्स में, ये लीच होकर वाटर बॉडी में गए। वाटर बॉडी में इन फर्टिलाइजर्स, दीज फर्टिलाइजर्स आर रिच सोर्स ऑफ नाइट्रेट। फर्टिलाइजर्स में क्या है बच्चों, नाइट्रेट्स है ना। उन नाइट्रेट्स को एल्गी ने पहले तो यूटिलाइज करके एल्गल ब्लूम बना दिया, ये पूरा ब्लूम बन गया। ब्लूम से क्या हो गई, मेरी सनलाइट ब्लॉक हो गई, है ना। धीरे धीरे ये एल्गी मरेगी, जो एल्गी मरेगी डाई आउट होगी, इसके कारण डेब्रीज या ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा पॉन्ड में। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा लेक्स की एजिंग शुरू हो जाएगी। वो थोड़े से कहना चाहिए जो क्वालिटी वाइज है, जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट था इनमें, वो धीरे धीरे मिस आउट होगा, धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू होगा। सो दिस इज व्हाट इज माय न्यूट्रोफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। मैंने बोला था बेटा कि ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की प्रोसेस है ना। नुकसान वाली बात नहीं है भाई, ये तो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने वाली बात हो गई पॉन्ड्स में। लेकिन क्योंकि पॉन्ड्स में एल्गी का नंबर ज्यादा होने से एल्गी की ग्रोथ एक्सेसिव होगी, और एक्सेसिव ग्रोथ होने से एल्गल ब्लूम हो जाएगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। यूट्रोफिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, वेर इन न्यूट्रिएंट्स आर एनरिच इन द सॉइल। कोई भी यंग लेक में पानी आप देखोगे तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, कोल्ड दिखेगा, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल लेक का वाटर कोल्ड होता है, जबकि मेरा जो यूट्रोफाइड लेक है ना, इफ माय लेक इज यूट्रोफाइड, तो यूट्रोफाइड लेक के अंदर पानी आपको कंपैरेटिवली वार्म दिखेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है बेटा, है ना। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा इट विल रिलीज द हीट, हीट रिलीज होगी तो वो पानी कैसा होगा, वार्म होगा। प्लस वो पानी टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड से मेरा मतलब है थोड़ा धुंधला हो जाना, तो वाटर क्या हो जाएगा, धुंधला, टर्बिड। बस ये दोनों इंडिकेशन है कि यूट्रोफिकेशन शुरू हो चुका है, राइट। सो यूट्रोफिकेशन का पानी, यूट्रोफाइड पॉन्ड का पानी कैसा होगा, टर्बिड होगा। जो न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं बेटा ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स होंगे मेरे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये दो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से भी यूट्रोफिकेशन के लिए जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, नाइट्रोजन, राइट। क्योंकि सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट आर रिक्वायर्ड। तो इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी। कौन से, सारे नहीं। यहाँ पे कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी बेटा, एल्गी की, राइट। और इसके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे 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 पॉन्ड के बेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। पॉन्ड का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, हाइट जो है वो कम हो जाएगी, डेब्रीज पाइल अप होती जाएंगी, पॉन्ड विल बिकम शैलोअर,
वार्मर क्योंकि डिकम्पोजिशन चल रहा है, और जैसे जैसे ये होता जाएगा आपका जो लेक का ओरिजिनल बेसिन है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मार्शी प्लान्स जो हैं, क्योंकि अब लेक जो है, मार्श लैंड कैसे बनती है बेटा, मार्शी एरियाज कैसे बनते हैं, तो वो ऐसे ही बनते हैं। जिन लेक्स में यूट्रोफिकेशन हुआ होता है ना, वहाँ पे हाइट जो है वो कम हो चुकी होती है, मिट्टी, डेब्रीज, ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे वो मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज हाउ नाउ मार्शी प्लान्स विल बी विजिबल हियर। जो फ्लोटिंग प्लान्स हैं वो भी ग्रेजुअली कम हो जाएंगे, ठीक है। वैसे फ्लोटिंग प्लांट्स को फिर भी जगह ज़्यादा मिलने लगेगी क्योंकि आपके पॉन्ड की हाइट छोटी हो गई है, तो अब क्या हो गया है, फ्लोटिंग प्लांट्स जो है बहुत सक्सेसफुली इजीली ग्रो कर सकते हैं, पानी जो है वो सफिशिएंट रह गया उनके लिए, न्यूट्रिएंट्स के भी टच में आ गए, सो दे कैन ग्रो वेरी वेल, ठीक है। एंड फाइनली पूरा जो पॉन्ड है, अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो जो पूरा पॉन्ड है वो खत्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल लैंड में। पहले तो मार्शी एरिया में कन्वर्ट होता है, मार्शी एरिया भी अगर नहीं सर्वाइव किया, बहुत लंबे समय तक अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू लैंड, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट एंटायर फ्लो चार्ट, यू कैन जस्ट लुक एट इट। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारी स्टेप्स हमने बहुत डिटेल में बात की है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रीम्स है हमारी, वहाँ पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ये लिखा हुआ है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्रेन होकर वाटर बॉडी या रेन वाटर के थ्रू फ्लो होकर वाटर बॉडी में आते हैं, दैट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, राइट। और इसके कारण क्या होगी, जो एल्गी है उसकी ग्रोथ बहुत एक्सेसिव होगी, इसकी ग्रोथ एक्सेसिव होने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम जैसे ही हुआ, इट विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ माई एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डीकम्पोजिशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन बढ़ गया वैसे वैसे वाटर विल टर्न टू वार्मर, पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा, उसमें हीट डेवलप होने लगेगी, वार्मर वाटर डजंट सपोर्ट मच लाइफ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बस इवेंचुअली देयर विल बी डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और बस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका लेवल जो है वो और पहले से काफी बढ़ जाएगा। सो दिस इज द एंटायर flow chart which indicates the process of eutrophication, right? So again that is, these are the few reasons। अगर आपका जो यूट्रोफिकेशन है वो तेजी से होना है, बहुत बहुत स्पीड में अगर आप देखना चाहते हैं, तो किन फैक्टर्स के थ्रू स्पीड अप होता है, अगर ये जो एनिमल्स हैं, जो फार्म यार्ड एनिमल्स हैं, इनका जो वेस्ट है वो अगर आप डायरेक्टली पॉन्ड्स में रिलीज कर दें, तो उससे क्या होगा, फिशेस के ऊपर एक्सेसिव डेब्रीज आने से दे विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया से दे विल स्टार्ट डाइंग आउट। इसी तरह फर्टिलाइजर्स आने से, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स आने से यहाँ पे एल्गल ब्लूम आ गया, एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ से अगेन यूट्रोफिकेशन, वो तो हमने बात कर ही ली है, तो अब उसके बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इज नेचुरल एजिंग, ऑल्दो इसको कई कई हजार साल लगते हैं, बहुत आसानी से नहीं होती ये प्रोसेस, बट स्टिल इट टेक्स प्लेस, right? So this is one of the picture which is indicating a fish died due to the same procedure, है ना। ये algal blooms आपको दिख रही हैं, सारे जो आपको साइड में दिख रहे हैं, these are blooms। जब भी एल्गी की ग्रोथ एक्सेसिव होती है, जिस जगह पे भी एल्गी की ग्रोथ एक्सेसिव हो रही है, वहाँ पे आपको स्कम दिखाई देगा बेटा, और ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, पानी धुंधला हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और इस तरीके से पानी के अंदर की ऑक्सीजन भी जो है वो खत्म हो चुकी होगी, तो फाइनली दैट विल रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन, है ना। एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है बहुत सारी फिशेस के मरने का, डाइंग आउट होने का, ठीक है।